आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बिहार के चुनाव परिणाम से बंगाल और यूपी के भाजपाई गदगद हैं। बंगाल के बीजेपी नेताओं का कहना है उनकी पूरी तैयारी है, अब बंगाल की बारी है। इनका यह भी कहना है कि वो बिहार चुनाव से सीखकर बंगाल में बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत बनाने की रणनीति बना रहे हैं। इधर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के दावों को खारिज किया है, जबकि बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं का मानना है कि बिहार की जीत से संगठन को नई ऊर्जा मिली है, जिसका असर अगले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट दिखेगा। बिहार की जीत के बाद उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अलग अलग स्थानों पर विजय जुलूस निकालते नजर आए। ध्यान देने की बात है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ा है। लोकसभा में कुछ सीटें जरूर कम हुई, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उसके बाद से पार्टी और ज्यादा मजबूत हुई है। संगठन स्तर पर काम हुए हैं। इधर ममता सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। ममता के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल में लोग घुसपैठियों से परेशान हैं और उस मुद्दे को बीजेपी ने खूब भुनाया है। पीएम मोदी ने विनिंग स्पीच में गंगा का उल्लेख किया, यानी बिहार से गुजरने वाली गंगा बंगाल में भी बहती है, यानी वहां भी जीत होगी। इसी तरह ये गंगा यूपी में भी बहती है, यानी बीजेपी के अनुसार 2027 में यहां यूपी में बिहार की जीत तय है। यूपी में एनडीए का जातीय समीकरण जबरदस्त है और योगी की लोकप्रियता भी है। सवाल है, क्या विपक्ष बिहार से हार की सबक लेकर नई रणनीति पर काम करेगा या फिर बीजेपी को आसानी से जीत का मौका दे देगा? कम से कम बिहार की जो जीत है वो ये बता रही है कि एनडीए की तैयारी किस कदर थी। जी हाँ, माइक्रो मैनेजमेंट जिसे लगातार कहा जाता है, उस पर भी बीजेपी ने काम किया। हालांकि अगर आप पश्चिम बंगाल को समझे तो यहाँ की राजनीति थोड़ी अलग जरूर रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव परिणामों में यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में भी पार्टी काफी ज्यादा मजबूत हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में सीटें कम जरूर रही, लेकिन इस बार की जो तैयारी है वो पूरी है। बहरहाल कल प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से यह तय हो गया कि जिस तरह से एनडीए ने बिहार में प्रदर्शन किया है, वैसे ही प्रदर्शन करने के लिए पश्चिम बंगाल और यूपी में भी तैयार है। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद से पिछले अगर आप कुछ राज्यों के चुनाव को देखें, चाहे वो नई दिल्ली हो या फिर इसके अलावा जो अन्य जगह पर भी चुनाव हुए हैं, उन जगहों पर जिस तरह की जीत हासिल की है एनडीए ने, वो ये बताती है कि किस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट से लेकर पार्टी एक एक चीज पर ध्यान देती है और उसके बाद ही चुनाव में उतरती है। शायद यही वजह है कि इस तरह के जो रिजल्ट है वो मिलते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। मोदी ने बताई बीजेपी की तैयारी, बिहार के बाद बंगाल की बारी। यूपी में नहीं जीतेंगे अखिलेश, बिहार से बीजेपी का संदेश। बीजेपी की ठोस सियासत, विपक्ष में घबराहट। बिहार के ऐतिहासिक जनादेश के साथ ही अब बंगाल बीजेपी का अगला लक्ष्य है। यह संदेश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस विनिंग स्पीच में दिया, जो पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दी गई थी। पीएम मोदी ने जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल पहुँचती है। बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता बना दिया है। अब बीजेपी आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वो बंगाल के भाइयों और बहनों को भी बधाई देते हैं। अब जनता के साथ मिलकर बीजेपी पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जीत से उत्साहित पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हमें देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। जिस हरियाणा की धरती ने जय जवान जय किसान की भावना को आगे बढ़ाया, उस हरियाणा ने बीजेपी को लगातार तीसरी बार सेवा का मौका दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर और वीर सावरकर की पुण्य भूमि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत मिली। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। पीएम मोदी के इस बयान को समझिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल पहुँचती है और गंगा यूपी में भी बहती है, यानी 2026 के बाद बीजेपी का लक्ष्य 2027 में यूपी भी है और संभव है कि तेजस्वी की तरह यूपी में भी अखिलेश की भी हवा निकल जाए।
क्योंकि यूपी में योगी की भी अपनी लोकप्रियता है और जबरदस्त स्ट्राइक रेट है। बड़ा सवाल यही कि विपक्ष बिहार से कोई हार की सबक लेगा या फिर बिहार में महागठबंधन की तरह अनर्गल बयानों और झूठे यानी जमीन पर नहीं उतरने वाले बयानों से बीजेपी की ही जमीन तैयार कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले देश का सवाल क्या है ये जान लीजिए। देश का सवाल ये है कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत क्या कहती है, ये वो पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या आगे भी एनडीए का भविष्य उज्जवल है। तीसरा सवाल ये भी कि पीएम मोदी की विनिंग स्पीच में गंगा का उल्लेख क्यों है। इसके अलावा क्या गंगा वाले राज्यों बंगाल, यूपी में भी बीजेपी की जीत तय है। इसके अलावा देश का सवाल ये भी कि क्या यूपी में एनडीए के अपने वोट प्लस ओवैसी जीत तय करेंगे। तो ये वो तमाम सवाल है जिसके साथ आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। रशीद किदवई जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनंत अमित जी प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर टीना कर्मवीर प्रवक्ता कांग्रेस के, इसके अलावा मधु मंजरी जी जुड़ेंगी हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी के। आप सभी का बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। रशीद किदवई साहब, सबसे पहले सर आप ही के पास आते हुए सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पूरे चुनाव परिणाम आए हैं जिसने कई तरीके से ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो है वो दिए हैं, और ये जीत जो है क्या आने वाले समय में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की जो रूपरेखा है वो तय करेगी। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी की जो स्पीच थी कल शाम की उससे तो यही लगता है। जी धन्यवाद मनोरमा। देखिए, हर राज्य का एक राजनीति अलग होती है और हम ये धारणा लेके चले कि एक राज्य में जो हुआ वो दूसरे राज्य में भी लागू होगा या उसको उसका प्रबंधन किया जा सकता है। इसमें मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी की बात में और इतनी प्रचंड उनको बिहार में बहुमत मिला, जनादेश मिला, तो उसमें उनका जो था वो जोश और उत्साह ज्यादा था, आत्मविश्वास थोड़ा सा कम था। खासतौर से बंगाल की जमीन की हम बात करें क्योंकि वो बंगाल का जो राजनीतिक जो वहाँ की जो समीकरण है वो पिछली बार भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज्यादा, पूरी भाजपा ने बहुत ज्यादा, मतलब मैं कहूंगा अथक प्रयास किए थे और बड़ी गोलबंदी की थी, लेकिन वो ममता बनर्जी को नहीं घेर पाए। दो बातें बड़ी बुनियादी तौर पे हमें समझनी होंगी। ममता बनर्जी कोई डायनास्ट नहीं है, मतलब वो अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या राहुल गांधी की तरह नहीं है। उनको जमीन से बहुत ज्यादा उनका एक जुड़ाव लगाव है और उनके अपना जो वोट है वो उन्होंने मजबूती से पकड़ के रखा है। और जैसे हम तमिलनाडु की बात करते हैं, बंगाल एक भाषा का बड़ा महत्व होता है, तो या गुजरात में भी वो चीज अप्लाई होती है। जो हमारे यहाँ जो भाषा के आधार पर जो प्रदेश है वहां के ऊपर भाजपा को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा उसको वहां पर पैर जमाने में थोड़ी समस्या आती है, खासतौर से बड़े राज्यों में। अब वहां गठबंधन करके करते हैं। महाराष्ट्र में भी भाजपा का प्रदर्शन अब बहुत अच्छा है, उनका मुख्यमंत्री भी है, लेकिन बंगाल में अभी उनके पास कोई चेहरा नहीं है। ममता बनर्जी के आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो पूरे प्रदेश में जो है जिसका जलवा हो, जो जिसके ऊपर भाजपा अपना दांव खेल सके। तमिलनाडु में भी आप जानती है काफी समय से भाजपा बहुत सघन प्रयास कर रही है, लेकिन वहां बिल्कुल ऐसे पैर भी नहीं जमाए हैं। बंगाल में तो पैर जमे हुए हैं। तो इसीलिए मेरा आकलन अभी का ये है कि अभी तो प्रधानमंत्री में उत्साह ज्यादा है, आत्मविश्वास कम है। अच्छा सर, मैं अभी अनंत अमित जी के पास और डॉक्टर टीना कर्मवीर के पास भी जाऊंगी, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ये भी था इसमें, मैं ये ऐड ऑन करना चाहूंगी। लेकिन आप देखें ना सर कि बिहार में मतलब जेडीयू और आरजेडी से भी बड़ी पार्टी बनना बीजेपी के लिए ये भी तो एक बताता है ना कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कम से कम उससे भी आगे निकलने का मादा रखती है बीजेपी, अगर इंडिविजुअली देखा जाए। जी मनोरमा, आप बिल्कुल सही कह रही है। भाजपा में ये गुण और कला है और मेरे ख्याल से इसमें अमित शाह जी को भी श्रेय जाना चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश में देखा छोटी छोटी जातियों को कैसे उन्होंने समेट के जोड़ के खड़ा किया, और जो भाजपा का जो उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन था वो भी बहुत ही ज्यादा सराहनीय था पिछले 2 चुनाव में। लेकिन अब की 24 के लोकसभा में हमने देखा कि वो सब समीकरण बदल गए। तो इस तरह से उसको पकड़ना मुश्किल होता है। बिहार में उन्होंने जो बहुत ज्यादा, देखिए बिहार में एक हम दलित समाज की बात करते हैं, दलित समाज 19-20% है वो, लेकिन हमेशा पासवान जो उनके पिताजी थे रामविलास पासवान या चिराग, ये एक कोलैबोरेट करते हैं। ये एक दलित असर्टिवनेस, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मायावती ने एक दलित असर्टिवनेस की बात करती है, महाराष्ट्र के ऊपर में भी दलितों का जो असर्टिवनेस है वो हमें बिहार में उसका अभाव नजर आता है। तो इस तरह से समीकरण जिसे कहते हैं शतरंज की, जो बिसात के ऊपर मोहरे फिट करने साधना, वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन वही चीज मैं कह रहा हूँ कि बंगाल में थोड़ी सी समस्या आ जाती है, क्योंकि एक अच्छा मतलब भाषा
का वक्ता होना चाहिए। हाँ, अगर मैं मतलब लेकिन रशीद जी, ऐसा लगता है बीजेपी के जो माइक्रो मैनेजमेंट को देखकर इस बार उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी सारी चीजें देख ली होंगी, समझ ली होगी कि आखिरकार कमजोर कड़ी क्या रही है। जितना कम से कम बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट चलता है चुनाव को लेकर, 24/7 जो कहा जाता है चुनावी मोड में रहती है। आती हूँ सर आपके पास। अनंत अमित जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई इस जीत के लिए जो बिहार में आप लोगों को मिली है। एक तरह से सुनामी लेकर आप लोग आ गए। 160 आप जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा था, वो आंकड़े भी ध्वस्त हो गए। सबसे पहली बात तो ये कि इस जीत को कैसे देखते हैं, इसकी उम्मीद, क्योंकि इस तरीके की उम्मीद नहीं थी। जीत की उम्मीद आप लोगों को निश्चित तौर पर थी, इस तरीके का जनता मैंडेट देगी इसकी उम्मीद नहीं थी। दूसरी बात ये कि बिहार चुनाव के बाद अब क्या बंगाल की तैयारी होने लगी है, उत्तर प्रदेश की तैयारी होने लगी है? वैसे आप लोग मोड में तो हमेशा ही रहते हैं, 24/7 चुनावी मोड में। सर जी 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 खुशबू जी, निश्चित तौर पे आपका धन्यवाद। और बिहार की 14 करोड़ आबादी को हम साधुवाद देते हैं, आपके माध्यम से भर भर के उनको लिए धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से बिहार की जनता ने एक पूरे देश को एक मैसेज देने का काम किया। एसआईआर के बाद जिस तरीके से बिहार में वोट परसेंटेज जो बढ़ा, वो आज़ादी के बाद पहली बार बिहार की महिलाएं, माताएं, युवाएं जिस तरीके से कतार में लगकर और जिस तरीके से एनडीए को जो आशीर्वाद दिया है, उसका प्रतिफल है कि ये बिहार तो झांकी है, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य भी बाकी है। ये हमारा कल का स्लोगन है। और जिस तरीके से बंगाल की बात कर रहे थे, बंगाल में अब 29 अप्रैल 2021 को बंगाल में खुशबू जी चुनाव का परिणाम आता है पिछले बार। और उसी दिन से हमारी पार्टी की प्रक्रिया ये होती है कि कल हमारा बिहार में चुनाव खत्म हुआ, हम कल से ही हम चुनाव की प्रक्रिया में लग जाते हैं अगले 5 वर्ष के लिए। ये हमारी पार्टी का सिद्धांत, हमारे कार्यकर्ता उस तरीके से काम करते हैं। और बंगाल की जो स्थिति बनी हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि आगे घोर अंधेरा है जब पहरेदार ही लुटेरा है। तो बंगाल की स्थिति जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बनाया है विगत 15 वर्षों में, ये बंगाल की जनता भी जान गई है। और आपने देखा होगा कि बंगाल में कुल 294 सीट है और पिछले बार के चुनाव में 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2-3 सीट से लेकर लगभग 70 सीट पर आती है। और ये हमारा परचम जिस तरीके से हमने लड़ाया था, और ये हमने कहा कि हम वहां पे सरकार बनाने की स्थिति में थी, लेकिन बंगाल की जो अराजकता की स्थिति जो लगातार बनी हुई है, हम सड़क से लेकर सदन तक पे ये कह रहे। आज बंगाल की स्थिति यह है कि न बंगाल का विधायक वहां पे सुरक्षित है, न बंगाल के सांसद सुरक्षित है। बंगाल में आज जो घुसपैठियों का जो एक षड्यंत्र जो चल रहा है, एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ममता बनर्जी जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से बंगाल भ्रष्टाचार में लिप्त है, बंगाल की जनता भी इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आपने देखा होगा कि हमारे सुनील बंसल जी लगातार वहां पे काम कर रहे। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे कार्यकर्ता, हमारी प्रक्रिया है कि हमने 8 महीना पहले चुनाव प्रभारी वहां पे नियुक्त किया। भूपेंद्र यादव जी लगातार चुनाव में लगे हुए हैं, विप्लव देव जी लगातार चुनाव की तैयारी में कर रहे हैं। आपने देखा होगा इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी बिहार के किसी मंच पे आपने इनको नहीं देखा होगा। लगातार ये बिहार में काम कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि बंगाल की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सहयोग करेगी। ठीक है, चलिए सर, ये कॉन्फिडेंस तो खैर आपका अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात आपने कही कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन सर उतना अच्छा था नहीं, इसीलिए शायद ये थोड़ा सा डाउटफुल जाता है। और जो बात रशीद जी कह रहे थे, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जो एक भाषा की बात आती है और जो एक भरोसा वहां पर ममता बनर्जी के लिए लोगों का है, और जो बात आप कह रहे हैं उसको किस तरीके से आप कन्वे कर पाएंगे, ये तो भविष्य में पता चलेगा। बहरहाल आते हैं आपके पास डॉक्टर टीना कर्मवीर जी। जो बिहार चुनाव के नतीजे रहे हैं, उसको शायद आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके के चुनाव परिणाम होंगे। जिस तरह से आप लोगों की सीटें गिरी हैं, वोट परसेंटेज गिरा है, आने वाले समय के लिए क्या रणनीति होगी? क्योंकि आज शायद आप लोगों की एक मीटिंग भी हुई जिसमें आप लोगों के तमाम बड़े लीडर से कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते के बाद कुछ बड़ा खुलासा करेंगे। जी जी, सबसे पहले तो ज्ञानेश कुमार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और क्योंकि उन्होंने बिहार का चुनाव जीता है, सुखबीर संधू जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है उनको, क्योंकि उन्होंने बिहार का चुनाव जीता है और इस लेवल का चुनाव जीता है कि बस उस पे तो कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा, कल्पनीय है ये तो उनको तो ज्यादा शुभकामनाएं देनी चाहिए, क्योंकि जिस मेहनत दिन रात बीजेपी नहीं लगी रहती है, दिन रात तो चुनाव आयोग लगा रहता है। ये कह रहे हैं ना कि आप लोग मीडिया एक नैरेटिव बना दिया कि बीजेपी
डॉक्टर टीना कर्मवीर, कल से जब मुझे पता था शायद कि आपकी ये पहली लाइन यही होगी, क्योंकि आप लोग इतने ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गई हैं मैम। कल एक मिनट मैं ये कह रही थी, कल से लेकर अब तक जितनी बार भी मेरी बात हुई है कांग्रेस प्रवक्ताओं से, उन लोगों की पहली लाइन ही शायद यही हो रही है कि ज्ञानेश कुमार जी को बधाई, इलेक्शन कमीशन को बधाई, और उसके बाद वो लोग कोई भी बात शुरू कर रहे हैं। अगर इतनी दिक्कत है तो बीजेपी के लोग तो ये भी कह रहे थे तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका क्या अपना पद छोड़ देंगी, क्योंकि चुनाव आयोग नहीं तो वो चुनाव भी करवाए थे। जी, पहले बिहार में जो रिजल्ट आया वो वापस ले ले, हम भी छोड़ देंगे। ये जिस तरीके से आप बताइए, कितने बताए थे 7,45,00,000, यही कह रहे थे ना इतने वोटर्स हैं, अचानक से इतने सारे वोटर्स कैसे, 42 लाख बोल रहे थे, फिर ये अचानक से 3 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए, ये भी पूछा आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी है, ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई चुनाव आयोग 3 लाख वोटर कैसे बढ़ा दिए। डॉक्टर टीना कर्मवीर, यही दिक्कत है, आप लोग सबको सबकी जिम्मेदारी बताते रह जाते हैं। आप लोग अपना काम, अपनी पार्टी, आप लोग जिस तरह से गिर रहे हैं, आप लोग उस पर कोई काम करना नहीं चाहते। एक बार भी डॉक्टर टीना आपने ये नहीं कहा कि हाँ हम चुनाव में जो हमारी स्थिति रही है उसके लिए वर्कआउट करेंगे, हम ये देखेंगे कि आखिरकार कमी कहाँ रह गई, क्योंकि हम जनता के बीच में वो मुद्दे क्यों नहीं पहुंचा पाए। आप लोग जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, आपके जनप्रतिनिधि जो है वो बातें नहीं पहुंचा पा रहे हैं जनता तक। आखिर इतने बड़े बड़े मुद्दे थे तो जनता आपके साथ क्यों नहीं नजर आई। जहां पर ऐसे चुनाव आयोग होंगे, इलेक्शन कमीशन, और दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जो चुनाव नहीं जीत पाएगी, कोई कहीं भी चुनाव नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ये कह रही हैं डॉक्टर टीना कर्मवीर कि आने वाले समय में आप किसी भी आप लोग चुनाव में नहीं जीत पाएंगे। अरे आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अब एक तो चोरी होती है, चोर चोरी करता है, ये तो डाका डाल रहे हैं, डाका डालना समझती हैं आप, ये तो डकैत है जो डाका डाल रहे हैं खुले हाथ से कि जितना हो सके लूट ले। और ये मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान कहीं चले जाइए, बांग्लादेश, ये कहीं पे भी चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि इनके साथ कौन मिला हुआ है, इनका पिट्ठू कौन है, इलेक्शन कमीशन इनका पिट्ठू बना हुआ है। अब तो इसका जवाब ले लेते हैं जो बात आप कह रही हैं डॉक्टर टीना कर्मवीर। अरे आपने मेरी बात तो पूरी कंप्लीट सुनने ही नहीं दिया, मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। अब आप हमारे क्योंकि इसी तरीके से अनाज किया ना, टीना जी अब कितना बोलिएगा। टीना आप पिछले 2 मिनट से एक ही बात कह रही हैं, आपको ये पता ही नहीं चलता कि आपको समय कितना मिल जाता है, क्योंकि आप लोग एक ही लाइन पर खेलते रह जाते हैं ना। ठीक है, अनंत अमित जी आती हूँ मैं। हाँ, एक बार डॉक्टर टीना कंप्लीट। कितने लोग मर गए पहलगाम में, कितने लोग मर गए, इसकी किसी को परवाह नहीं है, बस इनको बधाइयां खाने का मौका मिल गया, बधाइयां दीजिए। टीना जी मुद्दे पे आ जाइए। और लगातार आप बोले नहीं दे रही, आप तो खुद ही बोले जा रही हैं। इसीलिए जब आप लोगों के भी इंडेक्स के बारे में बात की जाती है ना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, कि भारत कौन से स्थान पे है, तो बड़ा शर्म से सिर नीचे झुकाना पड़ता है, और आप लोगों को झुकाना चाहिए। डॉक्टर टीना, अपने काम पर, अपनी पार्टी पर शर्म कीजिए जरा। एक समय की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी अभी जिस हाल में है, आप लोगों को काम करना चाहिए। हमें हमारे काम पर बिल्कुल शर्म नहीं है, और लोकतंत्र का ये काम है, और हम चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं। प्लीज कम से कम आप लोग हमें मत बताइए डॉक्टर टीना, ये चीजें पुरानी हो गई। डॉक्टर टीना पुरानी हो गई, थोड़ा निकलिए इससे, कुछ नए मुद्दों के साथ आइए। डॉक्टर टीना प्लीज, अब आप ये कहेंगे कि आपको बोलने नहीं दिया गया, जबकि अगर आप घड़ी की सुइयों पर नजर डालेंगे ना तो पिछले 5 मिनट से यू आर कंटिन्यूअसली स्पीकिंग। डॉक्टर टीना, ओके फाइन, मैं आती हूँ आपके पास। अनंत अमित जी जवाब दीजिए, कहा यह जा रहा है डॉक्टर टीना कर्मवीर की तरफ से, इनफैक्ट कांग्रेस की तरफ से, कि आने वाला कोई भी चुनाव वो लोग जीत नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोग हाईजैक कर लेते हैं, आप लोगों ने डाका डाला है। अनंत अमित जी देखिए खुशबू जी, इस देश में अगर किसी ने चुनाव के दौरान अगर डाका डालने का काम किया तो वो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी की दादी जी श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में डाका डालने का काम किया चुनाव के दौरान, और बूथ लूटने का काम किया तो उस पार्टी का नाम था आरजेडी, जो कि आज की लालू प्रसाद यादव जी। मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप हमारी बात सुनिए। आप टीना जी हमारी बात सुनिए। इस देश में वोट चोरी की प्रक्रिया शुरू की तो कांग्रेस पार्टी ने की, भारतीय जनता पार्टी ने उसको सुचारू रूप से काम करने का काम किया। टीना जी आपके समय में बोल नहीं रहा था, आप हमारी बात सुनिए। टीना जी आप सवाल करेंगे, मैं आपके जवाब दूंगा। टीना जी आपको पता है आप बिहार में कितने सीट पे चुनाव लड़ रही थी? आप लोगों को टीना जी आप डिबेट करने आई ना, बात सुनिए। कि आप लोग जो है लगातार
वोट चोरी करके SIR करके हम लोग तो संघर्ष करते अरे रहे। टीना जी, हम झूठ लोग कब तक बोलते संघर्ष रहिएगा? कर आपके रहे हैं, युवराज को कोई कुछ आता है समस्या क्या नहीं झूठ है। बोलने के अलावा? कोई दिक्कत एक फर्जी नहीं है। पेपर लेकर झूठ आके आप प्रेस लोग बोल कॉन्फ्रेंस रहे हैं। करते हैं झूठ मीडिया आप के लोग सामने, बोल रहे हैं। और आप बाद में चाहते उसी हैं कि मीडिया को बंगाल में चौथा ये स्तंभ करके ऐसा गाली देते हैं। करने कितनी शर्म की बात है। गलतफहमी में जिस है। चुनाव आयोग ने आपको गलतफहमी में है। सांसद बनाया, तो विधायक जो बनाया, आपने उसी चुनाव महाराष्ट्र में आयोग पे किया, आपके जो जाके हरियाणा कहते में हैं किया, आप वही आपने संवैधानिक बिहार पद में पर किया। बैठे हुए लोगों के लेकिन खिलाफ जिस देश तरीके से आपकी विश्व पार्टी का, आचरण विश्व कर रही के है, हर एक आपकी नागरिक प्रियंका जान गांधी गए, जाके मंचों से बच्चा कहती बच्चा है जान कि गया है ज्ञानेश कि कुमार आप लोगों ने मुर्दाबाद वोट के चोरी नारे करके लगाइए, सरकार सिद्धू बनाई है। साहब मुर्दाबाद के नारे लगाइए। ये कौन सी संविधान की बात करते हैं? नहीं। संविधान की दुहाई वोट देने चोरी वाले लोग करके संविधान सरकार के खिलाफ बनाई है, सड़कों पे उतर और रहे वोट हैं। चोरी इससे करके बड़ा और आप क्या बात हो सरकार में तो सकता आ है? गए, लेकिन आप कामयाब नहीं संवैधानिक हो पद पे पाएंगे। बैठा हुआ क्योंकि व्यक्ति जिस के तरीके खिलाफ से लगातार आप लोग का आचरण क्या आतंकवादी बता रहा हमला नहीं है? रोक पाए, और आप अमित शाह बिहार जी की वहां बात कर, गए बिहार में बिहार कितने में। सीट पर चुनाव लड़ रही थी आप? हो रहा है, कमाल एक देखिए। यहाँ रेखा गुप्ता जी दिल्ली अरे में टीना साथ जी, लेने में हमारी घबराहट बात होगी सुन लोगों लीजिए। को। आपकी लोग बात कोई नहीं सुन रहा है। ये 17,000 झूठे लोगों की बात, मौतें हुई हैं। ये देश उस की जहरीली 140 हवा करोड़ से। आबादी लेकिन आपके रेखा गुप्ता जी कहाँ झूठे गए बातों थे को बिहार पकड़ चुकी चुनाव है। में? लगाइए SIR के अपनी मुद्दे स्टेट पे आप सड़क मशीनरी। पे उतरे और बिहार की लगाइए, जनता ने SIR के मुद्दे को जनता का नकार पैसा, दिया। टैक्स पेयर का पैसा बिहार के भारतीय लोगों ने जनता कहा के अभी तक। SIR कोई लेकिन मुद्दा नहीं था। चुनाव आयोग को आचार संहिता के अंदर ऐसा नहीं और करना चाहिए वोटों था। का फिर तो शुद्धिकरण होना 2023 बहुत में आवश्यकता अशोक था, गहलोत जी तभी को तो क्यों बिहार रोका? में वोटर अशोक परसेंटेज गहलोत बढ़ा। जी को क्यों रोका आपने? बताइए, चुनाव आयोग ने खुशबू क्यों जी, रोका या था? तो इन्हीं से कोई पूछ उस लीजिए, समय हमसे बात कर सवाल लीजिए। नहीं इनकी किया। आवाज को ठीक डाउन है, करिए, मैं अनंत इनको अमित जवाब जी, देता एक हूँ। मिनट। डॉक्टर चुनाव टीना आयोग कर्मवीर, पूरी एक तरीके मिनट। से निष्पक्षता डॉक्टर से टीना काम नहीं कर्मवीर, करता एक है। मिनट। जो आप इस तरीके से बोल रही हैं ना लगातार लगातार, और अनंत अमित जी आप भी लगातार, शायद मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आप अपनी बात जनता के बीच में पहुंचा नहीं, पाएंगी, खुशबू जी, कन्वे हमारा कर समय था ना, पाएंगी। ये झूठ डॉक्टर बोल रही टीना है ये। कर्मवीर, ये आपके तो पास भी युवराज की भरपूर तरह। मौका होगा और आपके पास भी आएंगे। अनंत अमित जी, मैं आती हूँ आपके पास। पैसा पहुंचा देते क्योंकि इनके पास खूब डॉक्टर पैसा है। टीना कर्मवीर, टैक्सपेयर का खूब पैसा आती हूँ लूट आपके रखा है, पास। केशव कुंज बना लिया। डॉक्टर टीना कर्मवीर, आलीशान 7 स्टार ये डॉक्टर आपकी टीना हताशा कर्मवीर, बता रही है टीना जी। हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। क्या बहुत कर अच्छा। रहे हैं आप? बांटिए खूब मतलब पैसा। क्या यही तरीका है? क्या ये इसी तरीके से बोलकर आप जनता के बीच में अपनी बात पहुंचा देंगे? शायद तो मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि थोड़ी देर पहले जितनी भी आप लोगों ने कन्वर्सेशन की है दोनों ने, उसमें से कुछ भी क्लियर नहीं समझ में आया है। प्लीज रशीद किदवई जी, क्या जो बात कांग्रेस कह रही है वो कितना सार्थक लग रहा है? कि एक तो आरोप जो है लोगों को लगाने की शायद एक तरीके से बात हो ही गई है, खैर उसके बारे में मैंने अपना जवाब दे दिया है, लेकिन सर ये बात कहना कि अभी आने वाले अब जितने भी चुनाव होंगे, जो बात कम से कम डॉक्टर टीना कह रही है उससे ये लग रहा है आने वाले सारे चुनाव जो है वो बीजेपी जीतने वाली है, जिस हिसाब से चल रहा है। मतलब कि चुनाव आयोग ही क्योंकि साथ में है ना इनके। देखिए मनोरमा जी, देखिए दो चीजें हमें समझनी चाहिए कि लोकतंत्र में जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, जो तरीका होता है, वो बहुत पारदर्शी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और उसमें तमाम सबको विश्वास होना चाहिए, चाहे जो चुनाव जीते या ना जीते। आप जैसा जानती हैं, हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, मतलब किसी को 28%, 30% वोट भी मिलते हैं, या उस गठबंधन को 37%। और कांग्रेस भी इसी सारे चुनाव जीती है। सिर्फ 1984 का चुनाव का एक अपवाद देख ले तो कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले, उससे कम में ही फैसला होता है। तो ये करना कि कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको जनता ने एक अपना एक जनादेश दे दिया तो मामला सेटल हो गया, मुझे लगता है कि जो भी इलेक्शन कमीशन की काज करने के जो तरीके हैं या उसके ऊपर जो लोगों को आपत्ति है, उसको हम चुनाव या चुनाव का जो एक उसका जो फैसला आता है, जो निर्णय आता है, उससे नहीं जोड़ना चाहिए। और इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी थोड़ी सी मनोरमा, मेरे अपने आकलन में थोड़ी सी कमी रही है। उन्हें भी थोड़ा सा इस चीज का जो इल्जाम लगाए गए थे, वो इल्जाम जैसे भी थे, गंभीर थे या हल्के फुल्के थे, जो भी, उसकी वो एक जांच करा देते हैं। हमारे देश में मनोरमा आप जानती है, हर चीज की, हर मतलब बीमारी का इलाज जो होता है वो एक आयोग या कमीशन या कमेटी होता है। अगर कुछ ऐसे पुराने इतने भूतपूर्व हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स मौजूद हैं और वो काफी, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनमें किसी की एक कमेटी की एक रिपोर्ट आ जाती तो थोड़ा सा विपक्ष के भी आंसू पूछते। लेकिन इसको हम चुनाव के उससे नहीं करना चाहिए। देखिए आप, ये एक बड़ा, जैसा मैं कह रहा हूँ, पूरे देश में हमारे लोकतंत्र की वाहवाही होती है, पूरा विश्व में, और विश्व में हमारा एक पूरा स्थान है, वो स्थान हमने पाया है। मैंने किताब लिखी तो मैं बताया कि जब हम आजाद हुए और उस समय जो पहला 51-52 का चुनाव हुआ तो बहुत से लोगों को एक वो था कि भारत एक देश है, पिछड़ा हुआ देश है, या महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है, कैसा होगा। लेकिन हमने पूरे, मतलब जो पश्चिमी देश थे या अमेरिका था, हमने उनको चौंकाया जिस तरीके से हमारा लोकतंत्र काम कर रहा है। उसमें हमें हार जीत, देखिए बिल्कुल अलग चीज है। विपक्ष भी, मतलब जो कांग्रेस का विपक्ष था, वो भी बहुत सालों, मतलब दशकों से सत्ता से बाहर रहा। तो अब कांग्रेस अगर बाहर रहती है तो इतनी बेचैनी की, और कर्नाटक में भी सरकार है, और तेलंगाना में भी सरकार है, हिमाचल में भी सरकार है। तो मुझे लगता है कि हमें अपना जो बात कहे, तथ्यात्मक बात कहे, सबूत के साथ पेश करे, जनता उनको भी ध्यान से सुनेगी। अगर राहुल गांधी कोई बात कह रहे हैं
ठीक है। इसको थोड़ा सा संयम रखे और चुनाव के बाद अगले दिन ही, मनोरमा मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जी। वो थोड़ा सा अटपटा लगता है। और आरजेडी को कहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो वो 60 सीटों पे चुनाव लड़ी है। अगर कोई मान लीजिए कोई गलत काम हुआ है तो आरजेडी को कहना चाहिए, क्योंकि आरजेडी जो था 140 पूरे गठबंधन को कहना चाहिए। अब सर यही तो दिक्कत है ना, इनका तो महागठबंधन भी तो सिचुएशनल है ना सर। दिल्ली में हो रहा है तो वहां पर कोई महागठबंधन नहीं है, कोई इंडी गठबंधन नहीं है, वहां पर कोई उनको सपोर्ट कर देता है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि भाई यहाँ पर ये स्ट्रांग है। यूपी में अखिलेश यादव को सपोर्ट, तो इनका वो भी तो कंडीशनल है ना, वो भी तो एक जगह पर एक साथ आते नहीं है। दिक्कत ये भी तो है रशीद सर। जी मनोरमा जी, देखिए मैं फिर कहूंगा एक राजनीतिक टिप्पणीकार के रूप में कि ये विरोधाभास भी हमारे देश में बहुत होते रहते हैं। अब तेलंगाना में जो एक वो जुबली हिल की सीट थी असेंबली की, वहां कांग्रेस और ओवैसी साथ साथ लड़े और वो कांग्रेस ने वहां तेलंगाना में असेंबली का उपचुनाव जीत लिया, अभी कल की बात है। और वही जो था बंगाल को, बिहार में जो था वो ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो इस तरह की चीजें होती आ रही है और होती रहेगी। और विपक्ष देखिए हमेशा बिखरा होता है। जैसे मैंने कहा कि इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी का समय में भी उस समय का जो विपक्ष था वो बिखरा रहता था। और जैसे आप जानती हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार बनी तो एक तरफ वाम दल समर्थन कर रहे थे और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। आप इसको इमेजिन करें कि वाम दल और भारतीय जनता पार्टी एक साथ थे। कल प्रधानमंत्री का मैंने भाषण सुना, वो कह रहे थे कि मतलब कांग्रेस जो है वो मॉइस्ट और मतलब उनकी पार्टी है, इस तरह की बातें। तो ये राजनीतिक चश्मे से ये बातें कही जाती है, इससे बहुत ज्यादा व्याकुल नहीं होना चाहिए। जो विपक्ष में रहता है मैं उसकी तकलीफ और मतलब वो समझ सकता हूँ, लेकिन उसको समझना चाहिए कि दूसरे दल भी रहे और यही लोकतंत्र का एक जज्बा होता है। देखिए वोट ऐसा नहीं है कि आरजेडी को या कांग्रेस को मतलब उस गठबंधन को वोट कम मिले। परिस्थिति ऐसी चीजें आई हैं जिसको थोड़ा सा आकलन करें, अपने भी थोड़ा सा देखें गरेबान में, जिसे हम कहते हैं झांकें और देखें कि कहाँ चूक हुई। जिस तरीके से तैयारी एक पक्ष ने की थी, दूसरे तरफ देखिए एक बस मनोरमा में उस बात को कह के खत्म करूंगा। 2023 लोग भूल जाते हैं, 2023 में नीतीश कुमार घर घर जाकर के मतलब ममता बनर्जी से, नवीन पटनायक से, सबसे मिलके, और उसको कांग्रेस ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया। इंडिया अलायंस की पहली मीटिंग पटना में हुई थी, सब लोग बात भूल जाते हैं। अब उस समय लग रहा था कि नीतीश कुमार का तो चल चलाओ है। अब नीतीश कुमार को भाजपा ने इतना बड़ा एक मतलब एक चेहरा बना करके या उतना बड़ा चुनाव जीत लिया, इतने मतलब 90% 85% स्ट्राइक रेट से। तो यहाँ इसको भी देखना चाहिए विपक्ष को, संपूर्ण विपक्ष को, और खासतौर से कांग्रेस को, कि क्या उन्होंने नीतीश कुमार के साथ में मतलब एक फॉर ग्रांटेड लेकर के बहुत बड़ी चूक की। बिल्कुल ठीक है सर, ओके रशीद सर, बिल्कुल शुक्रिया सर आपका। और अनंत अमित जी और डॉक्टर टीना लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। तो अनंत अमित जी, सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोगों ने बिहार चुनाव जीता है, उसके बाद बंगाल के लिए रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है वो इतना आसान होगा नहीं सर, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा, हालांकि अब आप शायद ये भी कहेंगे कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग तरीके के चुनाव होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो उतना ज्यादा बूस्टअप करने वाला नहीं रहा था। तो इस बार जो है पश्चिम बंगाल में क्या अलग होने वाला है, अनंत अमित जी? देखिए खुशबू जी, पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से 2021 के चुनाव में हम मेहनत कर रहे थे, उसके पूर्व से जो मेहनत कर रहे थे, हमें अनुमान था कि हम वहां सरकार बनाएंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमें रिजल्ट मिला वो हमारे लिए संतोषजनक परिणाम नहीं थे। उसके बावजूद आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री जी लगातार पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे देश में काम करें, और आज 31 मार्च 2026 एक डेडलाइन है कि नक्सलियों को समाप्त करने का। जहां नक्सलबाड़ी वेस्ट बंगाल से नक्सलवाद प्रारंभ होता है, उसी प्रदेश में चुनाव का भी बिगुल बजने वाला है। तो हमारी पहली प्राथमिकता नक्सलवादियों की थी। आप देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात खुशबू जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज देश में 28, 29, 30 नवंबर को सारे डीजीपीज और आईजी की बैठक रायपुर में हो रही है। वो रायपुर जहां छत्तीसगढ़ के अंदर में आता है, जहां नक्सलियों का तांडव होता था, वहां पे अर्धसैनिक बल जाते नहीं थे। आज स्थिति बदली है। आज उसी नक्सल के गढ़ में जो नक्सली समाप्त हो रहे, वहां पे डीजीपी की बैठक, आईजी की बैठक हमारे गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है। वो बंगाल का एक संकेत है। और बंगाल में जो 2026 का चुनाव है, हम वहां पे घुसपैठियों के खिलाफ, रोहिंग्यों के खिलाफ, एक बात बताइए, और वहां पे लोकल भ्रष्टाचार के खिलाफ, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर हम वहां पे। मेरा एक सवाल ले लीजिए, आप कहते हैं कि घुसपैठियों के खिलाफ घुसपैठी हैं, आखिर गृह मंत्री खुद अमित शाह है, घुसपैठियों को आप लोग निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या इतनी बड़ी समस्या है? नक्सलवाद के लिए डेडलाइन दे दिया, घुसपैठियों के लिए क्यों नहीं दे देते सर?
निश्चित तौर पे खुशबू जी, सवाल आपके बड़े जायज है। आप देखिए, ये घुसपैठियों का सवाल केवल पश्चिम बंगाल का नहीं है, ये दिल्ली तक घुसे हुए, तमाम ऐसे प्रदेशों में, हिमाचल तक गए हुए, उत्तराखंड तक गए हुए। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते दिल्ली के अंदर 38 घुसपैठियों की गिरफ्तारी होती है। पश्चिम बंगाल उसका गढ़ है, चूंकि वहां बॉर्डर है, बॉर्डर से जिस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेश के वहां पे आ रहे हैं, और वहां की सरकार तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के लिए वो अपने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक माध्यम बनाई हुई है, और जिस माध्यम को पूरी देश और दुनिया देख रही है। ये कैसा हो सकता है कि आप अपने सांसद और विधायकों का अपमान करेंगे, रोहिंग्यों का सम्मान करेंगे? ये ऐसा नहीं चल सकता देश में। पश्चिम बंगाल की जनता भी ये जान चुकी है, और पश्चिम बंगाल की जनता 2026 का वोट रोहिंग्या और आतंकवाद के खिलाफ मैं आती हूं अब आपके पास। मैंने जो सवाल पूछा, हालांकि आपने अब उसका जवाब तो मुझे दिया नहीं कि क्या इतना बड़ा मुद्दा है घुसपैठियों का कि 11 साल कम पड़ गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो निकाल नहीं पा रहे घुसपैठियों को। ये तो बहुत बड़ी सर बात है कि आप लोग इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, और आपको और वक्त चाहिए, जैसा कि आप लोग हमेशा कहते हैं। आती हूँ अनंत अमित जी। डॉक्टर टीना कर्मवीर, जो बिहार के मुद्दे रहे, जिनको आप लोगों ने उठाया और जिन पर बात हुई, एक वक्त ऐसा था जरूर कि जब राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, उस दौरान जो जनता है, जो युवा है, वो उनके साथ नजर आए। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि बिल्कुल सब शांत हो गया, और उसके बाद अब जब परिणाम आए हैं तो आप अपनी बात जरूर रख रही हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के लिए आप लोगों की तैयारी शुरू हो गई है? डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं बताती हूँ कि देखिए, पहले घुसपैठी दिल्ली में आए, फिर वो झारखंड चले गए, फिर बिहार चले गए, अब अभी तक कुछ भी नहीं, कहीं नहीं पकड़े गए, कोई घुसपैठी नहीं पकड़ा गया। अब कहाँ जाएंगे? अब आप चले जाएंगे वेस्ट बंगाल, चले जाएंगे आसाम, चले जाएंगे, फिर उत्तर प्रदेश में भी चले जाएंगे, जहां जहां चुनाव होते हैं घुसपैठी वहां पहुंच जाते हैं। तो ये साफ तौर पर अनंत जी है, अमित शाह जी पर सवाल उठा रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री असफल गृह मंत्री हैं, क्योंकि उनके होते हुए दिल्ली में लाल किले पर ब्लास्ट हो जाता है, उनके होते हुए श्रीनगर में ब्लास्ट होता है, उनके होते हुए पहलगाम में ब्लास्ट होता है, पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। तो लगातार अमित शाह जी असफल हुए गृह मंत्री रहते हुए, उनके बस का कुछ नहीं, उनके बस का सिर्फ वोट चोरी करके चुनाव जिताना है और वाहवाही लूटनी है। अब जो आपने सवाल किया उसका जवाब देते हैं कि हम लोग तो पूरी मुस्तैदी से तैयारी करते हैं, संघर्ष करते हैं लगातार हर एक चुनाव में, लेकिन अब हम करें क्या? क्योंकि चुनाव आयोग हमारे साथ नहीं है, हमारी समस्याओं को सुनता नहीं, हमें टाइम नहीं देता है। लेकिन हमने जो वो इस सदी का सबसे बड़ा जो वोट चोरी करके जो सरकार बनाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको उजागर करने का काम किया। लेकिन आज भी चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब नहीं देता है राहुल गांधी जी के जो सवाल वो पूछते हैं। हाइड्रोजन बम तक फोड़ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मौन साधे हुए हैं। तो चुनाव ही कहीं पर भी, अब हमारी तैयारी का क्या मतलब है? को कैसा चुनाव रह गया है जब सारी संस्था, सब कुछ, धन बल सत्ता सब कुछ इनके हाथ में, लोकतंत्र को ये लोग गला घोटने का काम कर रहे हैं। तो आप हमसे कैसा सवाल पूछ रही हैं? हम किस तैयारी की बताएं? तो डॉक्टर टीना कर्मवीर, एक बात ये भी बताइए, लेकिन जिस तरीके से सब सारे हथकंडे बाय हुक एंड क्रूक, ये लोग जो जिस तरीके से चुनाव आयोग, अब आप ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए, वो इतनी वोटर्स की संख्या कैसे बढ़ गई? ये सिर्फ चुनाव प्रक्रिया के, ये सिर्फ चुनाव के दौरान हो गया है, कैसे बढ़ गए बता नहीं पाए। 65 लाख वोटर कैसे घटा दिए गए? क्यों महाराष्ट्र में बढ़ा दिए जाते हैं, कहीं घटा दिए जाते हैं, एडिशन और डिलीशन ही क्यों चल रहा है? अच्छा डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, अब आप लोग आज जो स्क्रिप्ट तैयार की गई है जी, पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई है कि किस पार्टी को कितने वोटर, ठीक है। तो डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, डॉक्टर टीना जी, चौधरी को देखा आपने, सुना साध्वी चौधरी को, ये राइट हैंड, ये विजय से नहीं, राकेश सिन्हा को देखा कि दिल्ली में भी वोट डालते हैं, बिहार में भी। तो जब इनके एमपी इस वोट चोरी में लगे हुए हैं तो आम कार्यकर्ता तो लगा। ठीक है डॉक्टर टीना, मतलब कुल मिलाकर जो बातें आप कह रही हैं, और आज जो आप लोगों की मीटिंग हुई है उसमें आप लोगों ने ये कहा है कि आप लोग 2 हफ्ते के बाद कुछ बड़ा खुलासा करेंगे, और कुल मिलाकर ये माना जाए कि आने वाले समय में आप लोग जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप चुनाव की तैयारियों का हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ही सब देख रहा है, तो कुल मिलाकर आप लोग कहीं पर भी जो चुनाव में है परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। डॉक्टर टीना, अगर यही हालात रहे तो आप यही कह रही हैं? नहीं, सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग को थोड़ी बहुत गरिमा बचाए रखनी चाहिए। अच्छा, उसको ये भी देखना चाहिए कि आप संवैधानिक संस्था है, आप कोई पिट्ठू नहीं है, आपको कोई जेब में नहीं डाले हुआ है, बीजेपी वालों ने कोई आपको जेब में नहीं रखा हुआ है कि सिर्फ आप उनके ही फैसलों पर, उनके निर्णयों को आप
जी सर करके उस रामी ले। चलिए जवाब ले लेते हैं। नहीं रखा गया है आज तक। राजीव कुमार जी कहाँ है? अनिल मसीह मॉडल जो ये लागू किया है इन्होंने चंडीगढ़ में, अनिल मसीह, ये इसी तरीके से पूरे देश ने विश्व देख रहा है। ठीक है अनंत अमित जी, अगर यही हालात रहे, आप लोगों ने चुनाव आयोग को अपना पिट्ठू बना लिया, और अगर यही हालात रहे तो कांग्रेस फिर चुनाव लड़के करेगी क्या? क्योंकि जीतना तो अंटिल अनलेस आप लोगों को है। आप लोग अपने हिसाब से सीट जीत लेंगे, सरकार बना लेंगे, कांग्रेस करेगी क्या? और हाँ, जवाब इस पर भी दीजिएगा कि इतने सारे जहां पर अब पहलगाम, सर कंप्लीट कर लूं मैं सवाल, फिर एक ही साथ आप जवाब दीजिएगा। जो बात डॉक्टर टीना ने कही, गृह मंत्री एक असफल गृह मंत्री है। पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है, अभी दिल्ली में हमला हो जाता है, घुसपैठिया आप लोग रोक नहीं पा रहे, राजधानी दिल्ली में कह रहे हैं आपके आ गए तो, और जहां जहां चुनाव होते हैं वहां आप लोग कंफर्टेबली घुसपैठियों को घुसा देते हैं। जी सवाल हो गए? हाँ जी अनंत जी। मैं टीना जी आपको पहले मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे देती हूं। टीना जी, आपने कहा चुनाव आयोग के ऊपर आपने प्रश्न, ये देश में पहली ऐसी घटना घटी कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के खिलाफ मास मीटिंग में श्रीमती प्रियंका गांधी लोगों के बीच में जाकर कहती है कि ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाओ। यह देश में पहली बार हुआ। और जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है यही कांग्रेस, जब टीएन शेषन साहब चुनाव आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त हटने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते और कांग्रेस पार्टी उनको श्री लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ाती है। दूसरा, एमएस गिल साहब मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, ये राज्यसभा आते हैं पंजाब से और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री होते हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार होते हैं। नवीन चावला साहब होते हैं जिनको जबरदस्ती जबरिया बना दिया जाता है चुनाव आयुक्त, ये कांग्रेस के समय में हुआ। एक भी प्रमाण आप बता दिए भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी चुनाव आयोग का इस तरह का कोई संबंध बना हो चुनाव के बाद? आज तक एक भी प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, आपने घुसपैठियों को लेकर प्रश्न पूछा, माननीय गृह मंत्री जी को लेकर प्रश्न पूछा। इस देश में ये पहले ऐसे गृह मंत्री हैं जिन्होंने पूरे दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जो जवाब देने का काम किया है। आज पाकिस्तान अपने घर में रात को रोता रहता है, ये हमारे गृह मंत्री की देन है। आज जिस तरीके से घुसपैठियों के ऊपर आपने सवाल पूछा खुशबू जी, आप 14 के बाद एक भी हिंदुस्तान में नया घुसपैठिया अगर आया होगा तो आप बता दीजिए। जितने घुसपैठिया आए थे 14 के पहले आए थे, जो बाहर किए जा रहे हैं लगातार, और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिटेक्शन सेंटर में भेज रहे हैं। हमारी सरकार 11 वर्षों से लगातार, हमारा संकल्प है कि देश से घुसपैठियों को हटाना। और एसआईआर की बात कर रहे हैं, बिहार में एक हिंदुस्तान में कोई पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है, ये चौथी बार एसआईआर हो रहा है। और एसआईआर जवाहरलाल नेहरू जी के समय से हुआ था, 2002 और 3 के बीच में भी हुआ था, पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर हुआ था। और यही 2002-3 के दौरान बिहार में चुनाव हो रहे थे, श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री होती है और मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्डिंग है, ऑफिशियल बयान है कि इन घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए। ये राबड़ी देवी जी का 2003 का बयान है। और आज जब घुसपैठियों के ऊपर हम प्रश्न उठा रहे हैं तो कांग्रेस, बेसिकली कांग्रेस के पास क्या है ना, गोल पोस्ट बदलने की आदत है। कांग्रेस आज बिहार के ऊपर, अभी रशीद साहब सही कह रहे थे, बिहार में कुल 61 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 61 में 11 सीट पे दोस्ताना संघर्ष में थी और 29 सीट पे ऐसे जगह चुनाव लड़ रही थी जो आज तक इंडी गठबंधन के किसी भी दल के नेताओं ने वो चुनाव नहीं जीता। लगातार एनडीए जीतते आ रही थी, यानी कि कुल 29 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और जीतकर 6 सीट पर के आसपास आती है। तो यह कांग्रेस की अपनी नकारता है, कांग्रेस को लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। और लगातार राहुल गांधी जी जिस तरीके से बिहार के अंदर 13 जिला में घूमते हैं एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, और बिहार की जनता ने उनको नकार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, वोट का शुद्धिकरण होना चाहिए। और जिस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ा है वो बिहार के लोगों ने बताया कि वोट के शुद्धिकरण से हम, और ये कह रहे बीएलओ, इन 90,000 खुशबू जी बिहार में बीएलओ थे। लेकिन कांग्रेस, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि कांग्रेस ने एक भी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को नहीं किया कि किसका वोट कटा है। तो कांग्रेस क्या बात करती है? और कांग्रेस बार बार मीडिया के ऊपर प्रश्न उठाती है, मीडिया के सामने आके कभी हाइड्रोजन कभी नाइट्रोजन, और जो बम होता है खुश हो जाता है। और ये प्रमाण भी नहीं दे पाती है, और इनको महाराष्ट्र कोई नहीं। मैं आपके पास आती हूं सर, और मधु मंजरी जी भी प्रवक्ता जुड़ गई है हमारे साथ आरजेडी की। मधु मंजरी जी, जो रिजल्ट आया उसके बाद आरजेडी के परिवार में भी फूट हो गई है, और पहले तेज प्रताप गए, अब रोहिणी चली गई है, नाम उन्होंने संजय यादव का ले लिया है। क्या ये चुनाव का जो अब एक तरह से कहते हैं दुष्परिणाम आना शुरू हो गया है आरजेडी में? जी बिल्कुल ही नहीं। आप देखेंगे कि पहले भी आदरणीय रोहिणी जी जो है वो पहले भी मतलब वो बाहर बोली थी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इस तरह की बातें आई थी। और लेकिन परिवार की बात भी मधु जी इस बात की है उन्होंने, इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। आज बिहार की बात हो रही है, बिहार में इलेक्शन की बात हो रही है, पारिवारिक बात तो होनी ही नहीं चाहिए।
परिवार में मतभेद हो, मनभेद हो, जो हो पारिवारिक बात होती है, परिवार में होनी चाहिए। परिवार की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि रोहिंग्या को निकालने की बात हुई, बांग्लादेशी को निकालने की बात हुई। बिहार में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है, ये आपके ही जो है सर्वे बता रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि अगर इतना ही आप दूध के धुले होते हैं, जो बिहार के अंदर में जो हुआ वो बांग्लादेश में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सरकार थी, आपने 10,000 रुपया दे करके महिलाओं को आपने वोट खरीदने का काम किया। और किस तरह से जो आज तक सुनने में आया था कि जो रात के अंधेरे में जो चोरी की जाती थी, आज दिन सरेआम और आपके सबके आंखों के सामने इस तरह की जो चोरी हुई है, वो बिहार में हो सकती थी, क्योंकि बिहार में आपकी सरकार थी। मतलब तो आपने ये काम किया। और दूसरी तरफ जब बात करते हैं, आप एक महिला होके मधु जी, और महिलाओं का मतलब अपमान आप करिए, ये आप कह रही हैं कि नेशनल चैनल पे 10,000 बोल कर इस रुपए तरीके से। में महिलाओं ने अपने वोट बेच दिए। मतलब मधु जी, एक मिनट मैम, मधु जी, मधु जी एक सेकेंड आनंद जी, एक सेकेंड मधु जी, मधु जी, मधु जी, आप एक बिहार सेकेंड, की महिलाओं का एक अपमान सेकेंड कर रही सुनिए। हैं। आप कह रही हैं 10,000 रुपए बीजेपी ने दिए तो महिलाओं ने अपने वोट बेच दिए। देखिए, महिलाएं जो होती है ना, बहुत मासूम होती है, बहुत निष्पक्ष होती है। महिलाएं कभी जुआ नहीं खेलती, महिलाएं दारू नहीं पीती। महिलाओं को जो देता है तो उनके वो आभार प्रकट करती हैं। एक महिला वो होती है ना जिसका पति दारू पी करके मारता भी है, पीटता भी, तब भी उसको परमेश्वर मानती है। तो ये महिलाओं को आप जब जिस तरह से आपने किया, और ये बताइए कि अगर 20 साल में आप काम किए होते तो क्या 10,000 रुपए देने की जरूरत पड़ती? अगर यही कांग्रेस पार्टी या आरजेडी किया होता है तो आप लोग उछल के बोलते, लेकिन अभी तो आपको बोलने के लिए मुंह में पहला इलेक्शन 6 तारीख को होता है और 6 तारीख को भी लोगों के बीच में पैसा बांटा जाता है। मधु मंजरी जी, चलिए ठीक है, आप शायद ज्यादा वक्त हमें दे नहीं पाएंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन जो बात आपने कही उससे कहीं इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता कि जो महिलाएं हैं, आपके कहने का मतलब ये था कि महिलाएं ने 10,000 रुपए के लिए अपना वोट भेज दिया। कम से कम आप लोग जब इतने सीनियर प्रवक्ता है और इस तरह की जिम्मेदारी रखते हैं तो ये बात कहनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपने कहा है कि आप बात को घुमाइए नहीं, इतनी बेशर्मी नहीं चलेगी। मैंने बेचने की बात नहीं बोला। मधु जी, अगर आपने नहीं बोला तो आपको अपनी बात सुननी चाहिए, आपको अपनी बात सुननी चाहिए थी जो आपने कहा। और जो बात आप कह रही है कि परिवार की बात नहीं होनी चाहिए, परिवार ही है और परिवार से ही तेजस्वी चुनाव लड़े थे, तेज प्रताप अलग हुए थे। रोहिणी ने आज क्लियर मैसेज किया है, तो ये बातें तो होंगी। अगर आप परिवार जो है वो चुनाव लड़ेगा और चुनाव के बाद इस तरह की चीजें होंगी तो वो सबके सामने आएंगी। आपके कह देने से कि परिवार अलग है, पार्टी अलग है, ऐसा नहीं चलेगा। एनीवेज, चलिए, आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्यादा वक्त हमें दे नहीं पाई। अनंत जी, देखिए, मधु जी कह रही थी कि अगर आपने 20 सालों में महिलाओं के लिए काम किया होता तो एन मोमेंट पर आपको 10,000 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि अगर ये काम कोई और पार्टी करती बीचों बीच तो इलेक्शन कमीशन उन पर कड़े कदम उठा सकता था। देखिए खुशबू जी, जिस तरीके से मधु जी कह रही थी बिहार की महिलाओं का अपमान कर रही थी। और दूसरी बात, बिहार में 2005 में हम सरकार बनाते हैं, 2006 में ही जीविका दीदी हम लेकर आते हैं वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से, और आज 1,40,00,000 जीविका दीदी पूरे बिहार में हैं। उनको हमने स्वरोजगार देने का काम किया है। और जो 10,000 की बात हो रही है, ये चुनाव के 1 महीना पहले, और यही इंडी गठबंधन झारखंड में कभी मैया योजना लेकर आती है, हिमाचल में जो बहनों को योजना लेकर आती है, तेलंगाना में योजना लेकर आती है, कर्नाटका में योजना लेकर आती है, तमिलनाडु में योजना लेकर आती है, तब तो प्रश्न नहीं उठाती है, चूंकि इनकी सरकारें आज तक वहां पे महिलाओं को पैसा नहीं दे पाई है। लेकिन हमारी सरकार ने जो कहा है, जो जहां जिस राज्य में हमने जो अपने संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों के आधार पे हमने वो काम करने का काम किया है। इंडी गठबंधन की तरह झूठ बोलने हर पार्टी आजकल करती है, अपने कंफर्ट के हिसाब से करती है और अपने हिसाब से करती है। हर पार्टी कर रही है सर, आप भी कर रहे हैं, आपने भी शुरू किया है फ्रीबीज देने का सिलसिला। ऐसा थोड़ी है कि आप बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं, आप भी दे रहे हैं और कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि ये नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी हो रहा है। बहरहाल डॉक्टर टीना जवाब देना चाह रही है, मेरे पास सर समय की थोड़ी सी कमी है। डॉक्टर टीना जी, देखिए, राजस्थान में 2023 विधानसभा चुनाव की बात है। 2022 के अंदर अशोक गहलोत जी ने एक बजट पास किया जिसमें महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बात की। चुनाव आयोग ने क्यों मना कर दिया? अन्नपूर्णा योजना देने का काम करने वाले थे, लेकिन वो रोक दिया गया। तो अब चुनाव आयोग आंखें क्यों मूंद के बैठ गया? वो सवाल पूछना चाहिए और पूछेंगे हम लगातार कि चुनाव आयोग मुंह सील के क्यों बैठ गया, क्यों अलाउ किया? आपको रोकना चाहिए था। आप अगर राजस्थान में अगर ऐसा करने देते तो हो सकता है हम भी सरकार में होते, अशोक गहलोत जी सरकार में होते। लेकिन ये सच्चाई है, विपक्ष के साथ कैसे व्यवहार करता है चुनाव आयोग,
ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है कि किस तरीके से राजस्थान में क्यों रोका गया। आपको रोकना चाहिए था ना। बिहार में चुनाव आचार संहिता के समय क्यों परमिशन दी? क्योंकि ये सारा जो पैसा दिया गया है तो सवाल उठेंगे ना। आपने महिलाओं को दिया है ये, और आप डबल इंजन की सरकार है, आपके पास पूरी मशीनरी साथ आपके काम कर रही है। हम लोग ये जिसे कहते हैं ना प्लेइंग लेवल फील्ड, तो थी कहां पर? आप एक तरफ आपके पास सब कुछ सारी संस्थाएं आपके साथ लगी हुई है और फिर आप हमसे सवाल कर रहे हैं। आप ये तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि आप 10,000 रुपए दे रहे हैं और आप सवाल उठा रहे, आप पूछ रहे हैं कि महिलाओं का अपमान किया। महिलाओं का अपमान तो आप लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया, एनडीए ने अपमान किया है। और अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किस तरीके से आप वोट का ये तो लालच हो गया ना। मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़ा रुपया, तो अगर आप पैसा दे के लालच दे रहे हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी यही किया था, फिर आपने अचानक से जो है लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को बाहर कर दिया। यही आपने दिल्ली में ठीक है, चलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले समय में आप लोग किस तरह की और रणनीति के साथ आगे आते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका भी अनंत अमित जी, डॉक्टर टीना आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बिहार चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन इन नतीजों के बाद जो एक बात कल से लेकर अब तक कॉमन है वो ये, और इतनी ज्यादा ये प्रेडिक्टेबल आप कह सकते हैं हो गई है कि कांग्रेस का पहला लाइन ही यही चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन को बहुत बधाई, ज्ञानेश जी को बहुत बधाई। बहरहाल क्या इससे कांग्रेस निकल पाएगी और सोच पाएगी, समझ पाएगी कि क्या वो मुद्दे रहे जिस पर वो काम नहीं कर पाई, क्या बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में सोच पाएगी। बहरहाल और देखना यह होगा कि आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कोई जवाब सामने आता है। बहरहाल तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है।